इसको ना एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस जो हैं, इसको एम्प्लॉयर जो है वो जनरली थोड़ा-सा जो है वो लिंक कर देते हैं कि ऑप्शंस तो आज इश्यू कर देते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बड़े ही डेडिकेटेड एम्प्लॉयी रहे हैं, मैं आपका एम्प्लॉयर हूँ और आप मेरी कंपनी को छोड़ के भी ना जाओ। मैं इस हिसाब से आपको जो है वो पर्क बना के देता हूँ। मेरी कंपनी का जो शेयर का प्राइस है, वो चल रहा है मान के चलिए ₹100 का। ₹100 का 1 शेयर मिलता है। मैं आपको निकाल के देता हूँ कि आप मेरी कंपनी में जो है पिछले 5 सालों से काम कर रहे हो और मैं नहीं चाहता एक अकाउंट्स का बंदा जो है वो जल्दी से नौकरी छोड़कर जाए। तो आप अगर 5 साल के बाद जो है काम करते रहोगे, तो हर साल की जॉब करने के मैं आपको 1000 शेयर दूँगा। मीन्स 5 साल में आपने काम करा तो मैं आपको 5000 शेयर दे रहा हूँ। आपके 6 साल हो गए हैं तो मैं आपको 6000 शेयर दे रहा हूँ। आपको 7 साल हो गए हैं तो मैं आपको 7000 शेयर दे रहा हूँ। ये शेयर आपको मिलेंगे कब? आप आज एक्सरसाइज़ कर दो, मतलब आज आप ऑप्शन चूज़ कर लो कि हाँ जी, ये शेयर मेरे को चाहिए। ये शेयर आपको जो है आज से 3 साल बाद मिलेंगे। 3 साल बाद जितनी भी सर्विस आपकी हो चुकी होगी उतने शेयर आपको मिल जाएँगे। आपको एक्सरसाइज़ आज करना है कि हाँ जी, आपको चाहिए हैं या नहीं चाहिए हैं, ये मुझे आपने आज बताना है। आज बताना है और साथ में मेरे को जितने शेयर आप कैलकुलेट करके दे लेने हैं जितने आपने, मीन्स आप मान लीजिए आज आपको 5 साल हुए हैं, तो 5 साल के लिए आप 5 इयर्स के लिए एग्रीड है, बट शेयर आपको 3 साल बाद मिलने हैं, तो टोटल सर्विस आपकी कितनी हो जाएगी बेटा उस टाइम तक? 8 साल की हो जाएगी। यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो 8000 शेयर की हो जाएगी 3 साल बाद, कि 3 साल बाद मैं आपको 8000 शेयर दे सकता हूँ। आप मेरे साथ हैं? Yes, Yes, sir. sir. 8000 शेयर की यस सर। एलिजिबिलिटी आपकी बन जाती है। आप 5 साल से मेरे साथ जॉब कर रहे हैं, तो आपको मतलब 8000 शेयर्स तक मैं इश्यू कर सकता हूँ, क्योंकि शेयर्स आपको 3 साल बाद दूँगा, अभी नहीं दे रहा। आपको सिर्फ इस टाइम जो है वो एग्री करना है कि हाँ जी, मैं इस जो ये जो ऑप्शंस हैं, एम्प्लॉयी स्टॉक ऑप्शंस हैं, इसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? तो आप कहते हैं हाँ, मैं कर रहा हूँ। आपको 8000 शेयर्स मिलेंगे मगर 3 साल बाद मिलेंगे। तो पहली कंडीशन तो ये होगी कि आप 3 साल मेरे साथ नौकरी करते रहोगे, तब तक छोड़ के नहीं जाओगे। दूसरी कंडीशन मैंने आपको और फँसाने के लिए कर ली कि यार ये 8000 शेयर आपको चाहिए है ना अगर, तो आपको ₹10 पर शेयर तो मेरे को आज देने पड़ेंगे और ₹10 पर शेयर मेरे को तब देने पड़ेंगे जब ये शेयर आपको मिलेंगे। अगर आप ₹10 के हिसाब से आज पैसे जमा कराते हो तभी आप जो है एलिजिबल होगे शेयर लेने के लिए, और ₹10 तब और दोगे तब शेयर ले सकते हो। उससे पहले वैसे फ्री में नहीं दे रहा मैं आपको शेयर। तो आप क्या करोगे मेरे साथ? मीन्स आज शेयर का प्राइस ₹100 है। तो 80,000 मेरे को जमा करा दोगे? मोस्ट लाइकली यस। अगर आपका नौकरी छोड़ के जाने का कोई प्लान नहीं है, तो आप ₹80,000 दे दोगे, क्योंकि इस ₹80,000 के बदले में आपको 8 लाख की चीज़ देनी है ना मैंने। 8000 शेयर इंटू ₹100 आज कीमत है, तो 8 लाख वाली चीज़ अगर 80,000 में मिल रही है, तो आप दोगे ही दोगे। हाँ या ना? यस सर। Yes, तो sir. आप ये ₹80,000 जमा करा दोगे, फिर उसकी फर्दर टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं कि ये जो 8,000 शेयर्स आपको मिलेंगे कब? 3 साल बाद। दूसरी कंडीशन, 3 साल बाद अगर आप नौकरी कर रहे होगे तो ही मिलेंगे, नहीं तो नहीं देंगे। और वो जो ₹80,000 हैं जो पहले दिए हुए हैं, कह रहे वो तो तुम नौकरी करते रहो तो मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो नहीं, वो तो खत्म हो गई। वो तो आपके पास ऑप्शन थी, आपके साथ वाले ने कहा मुझे चाहिए ही नहीं, वो बिना शेयर्स के काम कर रहा है। आपने लेने थे, आप आ जाओ ₹80,000 जमा कराने हैं तो। फिर भी आपने वो ₹80,000 का रिस्क लिया, जमा करा दिए। फिर तीसरी कंडीशन क्या थी? तीसरी कंडीशन थी कि 8 मतलब 8वाँ साल जब खत्म होगा, 3 साल बाद आप ₹80,000 और दोगे, तब ये शेयर आपको मिलेंगे, अदरवाइज़ नहीं मिलेंगे। तो ये इनको हम जो है ये शेयर्स नहीं दे रहे हैं, हम आपको ऑप्शंस दे रहे हैं कि आपकी मर्ज़ी है, आपने जमा कराने मतलब आपने शेयर लेने हैं तो ले लेना, नहीं लेने तो नहीं लेना। ये प्रीमियम आपसे हमने 2 बार लिया है, एक आज लिया है, एक जिस टाइम शेयर लेंगे उस टाइम भी लेंगे। तो जब आपका ये जब शेयर देने का टाइम आया, उस टाइम जो ये शेयर है, वो ₹150 का था। आप हँसते-हँसते दोगे कि ये ले पकड़ 80,000 और मेरे 8,000 शेयर मुझे दे। 8,000 शेयर्स की कीमत हो जाएगी उस टाइम पे ₹12 लाख। 150 का शेयर 15 इंटू 8, 15 इंटू 8,000 120 हो गए, तो ₹12 लाख के शेयर आपने लिए। आपका खर्चा कितना आया? ₹1,60,000। और अब ये जो 12 लाख और ₹1,60,000 का डिफरेंस है, ये कितना हो गया? 10,40,000।
ये जो 10,40,000 है, ये बेसिकली माना जाएगा कि ये एम्प्लॉयर ने आपको एडिशनल परक्विजिट दिया है। जो 12 लाख रुपए वाली चीज थी वो 1,60,000 में दे के 10,40,000 रुपए का पर्क दिया है, और ये पर्क जो है ये टैक्सेबल होगा। आपकी सैलरी में ये 10,40,000 रुपए जुड़ जाएंगे, उसके ऊपर इनकम टैक्स गवर्नमेंट जो है वो चुपचाप से ले लेगी। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? ये पॉइंट समझ में आ गया यहाँ पे? Yes, क्लियर sir. सर। एब्सोल्युटली। Yes, sir. दूसरी तरफ कहीं गलती से आप ऐसी कंपनी में थे कि ये शेयर की कीमत डूब गई, ये 100 रुपए वाला शेयर जो है अब 10 रुपए का मिल रहा है मार्केट में, 10 का भी नहीं है, 8 रुपए का हो गया है, 6 रुपए का हो गया है, 4 रुपए का हो गया है। अब आप अगले 80,000 रुपए जमा ही नहीं कराओगे, क्योंकि छोड़ जरूर लेने हैं। 80,000 पहले डूबे हों वो डूबे रहने दे, अगले दोगे ही नहीं, शेयर लोगे ही नहीं, काम खत्म हो गया। आपको कोई परक्विजिट नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो ये इसलिए इसको हम ईसॉप कहते हैं। ये ऑप्शन है आपके पास, कोई आपकी ड्यूटी नहीं है कि आपको शेयर लेने ही लेने हैं। 3 साल पहले आपने एग्रीमेंट कर लिया है तो वो एग्रीमेंट आपके फेवर का है कि जो है मेरा दिल करेगा तो मैं ले लूंगा। ये कंडीशन एम्प्लॉयर ने रखी थी 80,000 वाली, ये कंडीशन एम्प्लॉयर पहली वाली जो है हो सकता ना भी रखेगी, 80,000 रुपए आप जमा कराओ। नॉर्मली नहीं रखते। नॉर्मली एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को कहता है कि ये 3 साल बाद शेयर दूंगा, मेरे साथ जुड़ा रहे, वो जुड़ा रहता है। तो ये कंडीशंस हैं। ये जो है ये बेसिकली हुई स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्विट इक्विटी शेयर्स अलॉटेड और ट्रांसफर्ड बाय द एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिए, कंसेशनल रेट पे दिए या फ्री में दिए, जो भी उसकी मार्केट वैल्यू होएगी ऑन द डेट ऑफ इशू, उसके ऊपर जो है वो वाला जो अमाउंट है वो टैक्सेबल परक्विजिट हो जाएगा। जब आप इस शेयर को बेचोगे, जब आपने 1 साल तक शेयर रखे, ये 150 रुपए वाला शेयर जो है 1 साल रखने के बाद आपने 200 रुपए का हो गया मार्केट में, तो 200 रुपए का बेच दिया। अब आपने इस 150 रुपए पे तो टैक्स तभी दे दिया था जब आपको शेयर इशू हुए थे। ये 50 रुपए जो है जो 200 का बिका, 150 के ऊपर तो आपकी सैलरी इनकम मान ली गई है, तो अब ये 50 रुपए जो है ये आपका कैपिटल गेन हुआ है। मीन्स शेयर आपको जो मिले थे वो फ्री में मिले थे, मगर वो जो फ्री में मिले थे वो क्यों मिले थे? क्योंकि आप कंपनी के एम्प्लॉई थे इसलिए मिले थे। तो वो वाली जो ये 150 यानी कि ये जो 12 लाख रुपए की वैल्यू आपको मिली है, इसके बदले में आपने 1,60,000 रुपए जमा कराए हैं। तो 1,60,000 आपने अपनी जेब से दिए हैं, 10,40,000 रुपए आपकी सैलरी की इनकम मान ली गई है कि ये 10,40,000 तो आपने सैलरी से कमाए थे। तो वो 10,40,000 रुपए गवर्नमेंट ऑलरेडी इनकम टैक्स ले चुकी है। अब ये जो 12 लाख रुपए की थी ये आपकी इन्वेस्टमेंट थी। ये 12 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 1 साल बाद आपकी बढ़ के 15 लाख हो गई, और आपने वो 15 लाख रुपए में बेच दी 150 रुपए में। 150 वाला शेयर जब 200 रुपए में हुआ तो ये शेयर आपने बेच दिए, मीन 16 लाख रुपए की हो गई, तो ये आपने शेयर बेच दिए। 200 इंटू 8,000 16 लाख की होगी, तो आपने बेच दिए। 12 वाली चीज 16 में बिकी, तो 4 लाख रुपए जो है ये आपका कहलाता है कैपिटल गेन हुआ है। इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो कैपिटल गेन्स के हिसाब से लगेगा। जो एक हेड हमने इनकम टैक्स के निकाले हैं ना, 5 हेड जो बनाए हुए हैं, एक सैलरी का हेड हो गया, एक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया, एक प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन हो गया, चौथा कैपिटल गेन्स का हेड है। तो ये कैपिटल गेन्स के हेड के अंदर जो है ये इनकम आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। ये पॉइंट क्लियर? Yes, sir. अब ये एक पॉइंट है, ये मैं अगली क्लास के लिए छोड़ रहा हूं। ये भी एक रिसेंटली एडेड है, ये भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग क्लॉज है। इसमें अगर आपका एम्प्लॉयर जो है, अभी हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि आप अपने ही प्रोविडेंट फंड में 2.5 लाख रुपए तक मैक्सिमम पैसे जमा करा सकते हो। अगर 2.5 लाख रुपए से ऊपर पैसे जमा कराते हो अपने प्रोविडेंट फंड में, तो जितना भी अमाउंट एक्सीडिंग 2,50,000 है, उस 2.5 लाख रुपए पे जो आप ब्याज अर्न करोगे, जो इनकम मिलेगी आपको इंटरेस्ट के फॉर्म में, वो इंटरेस्ट जो है वो आपका टैक्सेबल होगा। ये पॉइंट याद है अपने को? Yes, sir. अब यहां पर जो दूसरा क्लॉज जो है वो हमारा डाला गया है वो ये है कि आपने अपने लिए तो 2.5 लाख रुपए जो है वो एक क्लॉज रखवा दिया कि कोई भी एम्प्लॉय अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट में, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अकाउंट में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं डाल सकता है,
डालता है तो उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आएगा उस इंटरेस्ट के ऊपर इनकम टैक्स देना पड़ेगा, और वो इनकम टैक्स ऐसे होगा जैसे इट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। दूसरी तरफ एक क्लॉज जो है वो 1 अप्रैल 2020 से, ये जो पिछला वाला क्लॉज जो मैं बता रहा हूं ये 2021 में आया था, 1 अप्रैल 2021 से। ये जो अब आज क्लॉज बताने जा रहा हूं, जो शुरू आज कर रहा हूं खत्म अगली क्लास में करूंगा, वो वाला क्लॉज है कि आपको जो है आपका एम्प्लॉयर आपके अकाउंट्स में, आपके कौन कौन से अकाउंट्स में, इसमें उसने 3 अकाउंट्स बताए हुए हैं। एक है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, दूसरा है एनपीएस जो नेशनल पेंशन सिस्टम में आपके पैसे जमा कराता है, तीसरा है सुपर एनुएशन फंड, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। इन तीनों में एग्रीगेट करके, मींस तीनों में जोड़ करके एक साल में मैक्सिमम पैसे जो जमा करा सकता है वो 7.5 लाख रुपए करा सकता है। 7.5 लाख रुपए से अगर ऊपर जमा कराता है एक साल में आपके अकाउंट में, तो वो जितना भी 7.5 लाख से ऊपर जमा कराया है, 7.5 लाख से ऊपर कितना हो गया, अगर वो 8 लाख रुपए तीनों में जोड़ के जमा करा देता है, तो 7.5 लाख से जो 50,000 रुपए एक्स्ट्रा जमा कराए हैं वो 50,000 आपके टैक्सेबल हो जाएंगे। ये पॉइंट क्लियर, सिंपल है, कोई डाउट यस नहीं सर। इसमें। अब इसमें जो डाउट वाला पॉइंट जो होना है वो अगली क्लास में हम डील करने जा रहे हैं। उसमें क्या है कि ये जो 7.5 लाख रुपए आपके जमा हुए हैं, ये कायदे से एम्प्लॉयर ने खाली जमा नहीं कराए हैं, ये इन्वेस्ट भी कर रहा है साथ में। जो पैसे एनपीएस में जा रहे हैं या जो पैसे आपके प्रोविडेंट फंड में जा रहे हैं, अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी हैं, एक प्रोविडेंट फंड पढ़ा है, एक एनपीएस पढ़ा है। प्रोविडेंट फंड वाले पैसे अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में लग रहे हैं, जो एनपीएस वाले पैसे हैं उससे शेयर्स भी खरीदे जा रहे हैं और सिक्योरिटीज भी खरीदी जा रही हैं, दोनों चीजें हो रही हैं। तो यानी कि वो पैसा बढ़ रहा है, वो पैसा जो है वो रात दिन काम कर रहा है आपके लिए और आपको अमीर बना रहा है। अब ये पैसा जब इन्वेस्ट होगा, और ये पैसा मान लेते हैं कि 7.5 लाख तक गया, तो सारा का सारा जो आगे इंक्रीज हो रहा है वो एग्जेम्प्ट है। बट आपने इस साल जो है आपके एम्प्लॉयर ने 8 लाख रुपए जमा कराए, अब 8 लाख में से 7.5 लाख तो एग्जेम्प्ट थे, मगर 50,000 तो टैक्सेबल थे, 50,000 रुपए आपने टैक्स भी दे दिया। बट जो अब आपकी किटी जो बन गई, जो टोटल पैसे जो इन्वेस्टेड है, उनको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं कि एक तो टैक्सेबल है, एक टैक्स फ्री है। तो जो 50,000 जो टैक्सेबल वाली किटी है, वो जितने भी पैसे अर्न करके देगी आपको, उस पर फिर टैक्स लेगी। मीन्स वो 50,000 रुपए, मीन्स आपके जो 8 लाख रुपए हैं वो इन्वेस्ट हुए और उसकी रिटर्न जो है अगले साल आपको 80,000 रुपए मिली। तो 80,000 रुपए में से 75,000 तो एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आ गया क्योंकि वो 7.5 लाख से रिलेटेड था। बट बचा हुआ जो 5,000 है वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब वो कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, उस कैलकुलेशन की निटिग्रिटी इस फॉर्मूले में दी हुई है या अगली स्लाइड में दी हुई है, उसको समझाने के लिए मुझे आधा पौना घंटा लगेगा, एक न्यूमेरिकल के साथ में आपको बैठ के अगली क्लास में समझाऊंगा। ठीक है जी, यस पॉइंट Yes, सर। sir. क्लियर। अब एक Okay, sir. क्लॉज, सर अब अभी अपने पास टाइम है ना, 10 मिनट है ना, क्या छुट्टी करनी Yes, है? sir. आवाज बड़ी मरी हुई जी आई है। Sir, ले लो. Yes, sir. छोटी छोटी चीजें कवर कर लेते, मैं इसलिए कह रहा था, क्योंकि नहीं तो फिर एक क्लास अननेसेसरीली आगे एक और बढ़ जाएगी। ये हम सिर्फ इन दो छोटी छोटी बातों के लिए रख लेते हैं, और ये छोटी नहीं बड़ी बातें हैं। ये इलेस्ट्रेशन ये वाली करानी है, और ये पूरी की पूरी ये स्लाइड समझानी है। ये स्लाइड समझने में भी मेरे को मैं लग रहा है 2 बार समझानी पड़ेगी, एक बारी में समझा भी नहीं पाऊंगा मैं, ये मेरी ही शॉर्ट कमिंग रहेगी कि मीन्स इतने इतने अच्छे फ्लो के साथ कई बार चीजों को नहीं बता पाता हूँ। तो इसके बाद जो है वो टैक्स फ्री परक्विजिट्स पे आ जाते हैं कि ये पर्क्स टैक्स फ्री हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। अरे यार क्या कर दिया, इसका ना मेरे से अभी इरेज वाला बटन नहीं मुझे मिल रहा, और मैं उस पर अब टाइम और लगाना नहीं चाहता हूँ। मैं जो भी लिख रहा हूँ मैं मिटा ही नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया, कुछ कहीं कुछ कोई एक बटन मिस कर गया हूँ। तो टैक्स फ्री पर्क्स कौन कौन से हो गए? टेलीफोन, आपको टेलीफोन मिला हुआ है, चाहे वो मोबाइल फोन है चाहे वो लैंडलाइन फोन है, वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अगर आपको कोई कंपनी आपकी दे रही है तो वो भी आपकी एग्जेम्प्ट है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ कैरिंग पैसेंजर और गुड्स टू हिज एम्प्लॉइज ईदर फ्री ऑफ चार्ज और एट कंसेशनल रेट।
मीन्स ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, वो एम्प्लॉयर जो बिजनेस ही जिसका ये है कि मीन्स जैसे आप अगर रेलवे एम्प्लॉय बन जाते हो, तो रेलवे एम्प्लॉय अगर आप हो तो आपको प्रिविलेज टिकट मिलेंगे, मीन्स पासेस मिला करेंगे, वो पासेस एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होंगे। आपका आप रेड बस पे किसी कंपनी में काम कर लेते हो, मीन्स आपका एम्प्लॉयर ही जो है वो बस ऑपरेटर है, तो वो बस में आपको सर्विसेज दे रहा है, तो वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होंगी। अदरवाइज जो है वो टैक्सेबिलिटी आ जाती है। बट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ कैरिंग पैसेंजर्स और गुड्स टू हिज एम्प्लॉइज, ये एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। आप उसी का एक्सटेंशन जो है ये रेलवे के एम्प्लॉय हो गए। प्रिविलेज पास एंड प्रिविलेज टिकट्स ऑर्डर ग्रांटेड बाय इंडियन रेलवेज टू इट्स एम्प्लॉइज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। पर्क्स अलाउड आउटसाइड इंडिया बाय गवर्नमेंट, अगर पर्क्स जो है मींस गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और उसको जो है विदेश जाके सर्विस करनी पड़ रही है, और फिर विदेश में उसको परक्विजिट्स मिल रहे हैं, जैसे रेंट फ्री एकोमोडेशन दे दी वहां पर, गाड़ी दे दी कंपनी ने वहां पर, मतलब गवर्नमेंट ने, तो वो भी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। बट दिस ऑल इफ द पर्सन इज स्टेइंग आउटसाइड इंडिया, ये आउटसाइड इंडिया के लिए है। कंपनी अगर इंश्योरेंस प्रीमियम दे रही है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस, इंडिविजुअल का नहीं, अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि इंडिविजुअली अगर आपकी लाइफ इंश्योरेंस कराई हुई है तो आप जो है टैक्सेबल हो, वो उस प्रीमियम, वो वाला प्रीमियम आपका टैक्सेबल होगा। बट अगर कंपनी ने पूरी कंपनी के एम्प्लॉइज की इंश्योरेंस कराई हुई है स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस करके, फिर वो टैक्सेबल नहीं होता है। वो इंश्योरेंस अगर लाइफ इंश्योरेंस किसी इंडिविजुअल के लिए ली हुई है तभी टैक्सेबल है। अगर सारी कंपनी ही इंश्योर्ड है, हर एक एम्प्लॉय अगर वो जो है वाइल इन सर्विस चला जाता है, तो एम्प्लॉय इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी, उसका प्रीमियम पूरी कंपनी का देते हैं, तो इट इज नॉट टैक्सेबल। एनुअल प्रीमियम ऑन पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, अगर किसी एम्प्लॉय मींस एम्प्लॉइज के लिए एक्सीडेंट पॉलिसी ली हुई है, वो भी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। कंपनी जो है वो किसी तरह का रिफ्रेशमेंट दे रही है जिसकी मींस एक लिमिटेड वैल्यू है, मींस बहुत महंगा नहीं है, रिफ्रेशमेंट प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉइज ड्यूरिंग दी वर्किंग आवर्स इन ऑफिस, मींस जैसे चाय पानी ये सब देती है, तो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। सब्सिडाइज्ड लंच है, अगर कंपनी लंच करा रही है, सब्सिडाइज्ड लंच प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉइज ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स एट ऑफिस और बिजनेस प्रीमिसेस प्रोवाइडेड द वैल्यू ऑफ सच मील इज अप टू ₹50 ओनली, मींस ₹50 का लंच जो है मैक्सिमम जो है कंपनी फ्री में करा सकती है या उसके कुछ पैसे चार्ज कर सकती है, वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कुछ रिक्रिएशनल फैसिलिटीज कंपनी प्रोवाइड कर रही है, लाइक टेबल टेनिस का टेबल रख दिया, ऑफिस में छोटा सा जिम बना दिया, एम्प्लॉइज सारे उसे यूज कर सकते हैं, ये सारे के सारे टैक्स फ्री पर्क्स हैं। इसके अलावा टैक्स फ्री पर्क्स में जो है वो कुछ चीजें और आ जाती हैं, दे आर एम्प्लॉय की ट्रेनिंग के ऊपर कुछ पैसे खर्च कर रही है, वो ट्रेनिंग के लिए जब किसी को भेजती है, कोई एम्प्लॉय जलंधर में है, उसको दिल्ली या बॉम्बे भेज देती है या लंदन या रोम भेज देती है ट्रेनिंग कराने के लिए, एग्जेम्प्ट है। वहां पे रहने का खर्चा देती है, हवाई जहाज कराने जाने का खर्चा देती है, सब एग्जेम्प्ट है। Sum payable by employer to RPF on approved superannuation fund, जो पैसे आरपीएफ में डालती है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में डालती है या सुपर एनुएशन फंड में डालती है। सुपर एनुएशन फंड पुराना क्लॉज हो चुका है, आजकल कोई कंपनी सुपर एनुएशन फंड नहीं बनाती है। पहले सुपर एनुएशन फंड होते होते थे जो पैसे आपके लिए कंपनी जोड़ के रखती होती थी, जैसे आज की डेट में एम्प्लॉयर जो है वो 12% प्रोविडेंट फंड में जमा कराता है एम्प्लॉय का, पहले 15%, 12% के अलावा और भी जमा कराता होता था सुपर एनुएशन फंड में। मींस टोटल एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी का 27% जो है वो एम्प्लॉयर जमा करा रहा होता था उसका जोड़ के रखने के लिए। तो ये पैसे जो आज भी अगर कोई पुरानी कंपनी जो है वो जमा करा रही है, तो ये एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। बट सुपर एनुएशन फंड का एक प्रॉब्लम आ गया हुआ है कि अब उस पैसे को जब हम विड्रॉ करते हैं तो उस पर टैक्स लगता है, इसलिए सुपर एनुएशन फंड जो है वो फालतू हो गया हुआ है, बिल्कुल अब कोई उसको यूज ही नहीं करता इस चक्कर में, क्योंकि उसका जो रिटर्न्स आने हैं वो टैक्सेबल। लीव ट्रेवल कंसेशन क्या होता है बेटे, आपको एलटीसी मिलता है जब आप जॉब करते हैं कि आप घूम के आएंगे, और घूमने का जो किराया है आपको वो आपकी कंपनी देगी। तो अगर आपको एलटीसी मिल रहा है तो वो जो है वो उसमें कुछ एग्जेम्पशंस हैं, और सबसे पहले जो एलटीसी के एग्जेम्पशंस हैं वो कब मिलेंगे, जब आपका जो है मींस यू आर शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। इसका क्या मतलब हुआ, इफ यू आर शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, इसका क्या मतलब हुआ इस लाइन का।
सर ओल्ड जैसे टैक्स सुनिए रिजीम आप ओल्ड टैक्स इन जो रिजीम में हो तभी ये बेनिफिट मिलेगा। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में हो तो एलटीसी जो है अगर कंपनी आपको दे रही है तो वो पूरी तरह टैक्सेबल है। एलटीसी एग्जेम्प्ट कब है? अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज करते हो तो। अब ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या बेनिफिट मिलते हैं आपको? ये जो बेनिफिट है ये आपको इन अ ब्लॉक ऑफ 4 इयर्स, मीन्स एक ब्लॉक होता है 4 साल का, मीन्स कोई 4 साल का एक ब्लॉक, मीन्स ब्लॉक जो है 4 इयर्स का वो डिफाइंड होता है। जैसे ये ब्लॉक जो है इस साल खत्म होना है 2024-25 में एक ब्लॉक खत्म होना है। ये शुरू कब से हुआ हुआ है? 2023-24 एक हो गया, फिर 2022-23 एक हो गया और 2021-22 एक हो गया। ये एक ब्लॉक ऑफ 4 इयर्स है। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल। अब इन 4 सालों में कोई एम्प्लॉय जो है किन्हीं 2 सालों में, वो जो मर्जी 2 सालों में, वो इन चारों सालों में किन्हीं 2 सालों में जो है वो एलटीसी अवेल कर सकता है और वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा। अगर वो 2 की जगह 3 साल में एलटीसी लेता है, मीन्स उसका एम्प्लॉयर है वो कहता है कि तू चारों साल ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो 4 साल में चारों बार एलटीसी उसने ले लिया, 2 बार टैक्सेबल हो जाएगा, 2 बार एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा। टैक्स फ्री कितनी बार मिलना है? खाली 2 बार मिलना है 4 साल में, किन्हीं 4 सालों में 2 बार, बस इससे ज्यादा नहीं। ये 4 साल जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफाइन करके चलती है कि ये ब्लॉक ये 4 सालों का है। ऐसे नहीं होगा कि आप अपनी मर्जी से कहो कि ये तो 2 पिछले 4 के हो गए और ये 2 अगले 4 के हो गए, तो मैं अब इन चारों सालों में ले लूं। ये 4 साल का ब्लॉक जो है ये हमेशा गवर्नमेंट डिफाइन कर करके चलेगी कि इन 4 सालों में कोई 2 सालों का आप एग्जेम्प्ट एलटीसी ले सकते हो। एग्जेम्प्ट एलटीसी में मिलना क्या है आपको? वो जो एग्जेम्प्ट एलटीसी है उसमें आपको मिलना है आपका किराया, मीन्स आप विद इन इंडिया किसी एक डेस्टिनेशन पे जा सकते हो। मीन्स किसी एक डेस्टिनेशन में, मीन्स एक सिंगल डायरेक्शन में आपने मूव करना है, किसी एक डायरेक्शन में चले जाओ आप। मीन्स आप अगर यहाँ पंजाब में बैठे हो तो पंजाब से आप चाहे कन्याकुमारी तक चले जाओ, आपको मिलेगा। मगर ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले पंजाब से कन्याकुमारी जाओ, फिर कन्याकुमारी से कलकत्ता जाओ और फिर वापस आओ। ट्राइंगल नहीं बनाने आपने। आपने एक स्ट्रेट लाइन में जाना है, इसी एक सिंगल डायरेक्शन में जाके आने जाने का जो किराया है वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। वो आने जाने का किराया मैक्सिमम कितना टैक्स एग्जेम्प्ट है? आप अगर हवाई जहाज पे जा रहे हो तो हवाई जहाज की टिकट इकोनॉमी क्लास की, मीन्स अगर आप बाई एयर जा रहे हो तो इकोनॉमी टिकट्स। आप अगर ट्रेन में जा रहे हो तो उस केस में फर्स्ट एसी का किराया, मीन्स फर्स्ट एसी का किराया या हवाई जहाज का किराया, ये जो मैक्सिमम लिमिट है ये एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। किस किस की एग्जेम्प्ट है? एम्प्लॉय खुद की एग्जेम्प्ट है, एम्प्लॉय के साथ उसके स्पाउस की एग्जेम्प्ट है, उसके पेरेंट्स की एग्जेम्प्ट है, उसके डिपेंडेंट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं उसकी भी एग्जेम्प्ट है, और बच्चों की तो एग्जेम्प्ट है ही है। बच्चे कितने? मैक्सिमम 2 से ज्यादा बच्चे नहीं। दूसरा बच्चा जुड़वा पैदा हो जाए तो यस उसकी भी, अदरवाइज ठीक है जी। पहला बच्चा जुड़वा पैदा हो गया तो 2 ही बच्चों एग्जेम्प्ट है। अगर दूसरा बच्चा जुड़वा पैदा हो गया तो फिर 3 की भी एग्जेम्पशन हो जाएगी कि पहला सिंगल था फिर दूसरा डबल आ गया, उसमें मेरा क्या कसूर है, तो उसको फिर 3 बच्चों की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो ये जो है दिस इज द क्लॉज ऑफ एलटीसी। मिलना 4 साल में 2 बार है। मिलना विद इन ट्रेवल टू इंडिया, इंडिया के अलावा और किसी डेस्टिनेशन के लिए नहीं। कोई कहे कि मैं जी श्रीलंका चला जाऊं तो श्रीलंका के लिए नहीं है। दिस इज अवेलेबल ओनली इफ द पर्सन इज इन इंडिया। ठीक है जी। इसके और अलावा यस सर। मेडिकल है जी। हेलो। हाँ जी जी सर, बोले। सही है। आवाज नहीं आ रही। बस करें? नहीं सर, अब करा लो, ये कंप्लीट करवा दो। सर 10 करा दो, 3 रह गए। जेड़े 3 रह गए करा दइए, ठीक है। ये मैंने आगे तक करा दिया है, ये चीजें हल्की फुल्की सी मेरे को याद थी। तो ये जो है एग्जामेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एलटीसी अगली स्लाइड में कवर है। ये आप देख सको। मैं नेक्स्ट स्लाइड, ये स्लाइड सेट मैं आपको नेक्स्ट क्लास करा के भेज दूंगा। ये दिस इज व्हाट इज कवर्ड हेयर। ये सारा का सारा जो है मॉनेटरी लिमिट्स जो हैं
ये जो बच्चों के रूल हैं, टू सर्वाइविंग चिल्ड्रन ऑफ इंडिविजुअल आफ्टर बॉर्न ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 1998, 1 अक्टूबर 1998 में ये फैमिली प्लानिंग वाली पॉलिसी जो है ये गवर्नमेंट लेकर आई थी कि भाई बच्चे कम पैदा करो। ये वाले जो हैं ये बेनिफिट्स हैं आपके लीव ट्रेवल कंसेशन के। लीव ट्रेवल कंसेशन के बाद जो नेक्स्ट चीज थी वो मेडिकल फैसिलिटी थी। मेडिकल फैसिलिटी जो है, अगेन दिस इज बिट लॉन्गर वन, तो इसको मेडिकल फैसिलिटी को भी हम नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं। देन रेंट फ्री ऑफिशियल रेजिडेंस जो सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज को मिलनी है, ये भी रेंट फ्री होएगी। इसके ऊपर भी कोई किराया जो है वो टैक्सेबल नहीं होगा, मींस एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा। रेंट फ्री एकोमोडेशन टू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। और वैसे ही इनकी जो कन्वेंस फैसिलिटी है प्रोवाइडेड टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, दैट इज आल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स प्रोवाइडेड दे ऑप्ट टू शिफ्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। ये दोनों बेनिफिट्स उसको तब मिल रहे हैं जब वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम को छोड़ के ओल्ड टैक्स रिजीम में आ रहा है। ये रेंट फ्री ऑफिशियल रेजिडेंस और कन्वेंस फैसिलिटी दोनों। ज्यादातर जो एम्प्लॉइज पुराने हैं जो 30-30, 40-40, 50-50 लाख रुपए सैलरी लेते हैं, वो कोई भी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में रिटर्न नहीं फाइल करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि अभी वो ओल्ड टैक्स रिजीम में ही चिपके रहे। ठीक है जी, टैक्स प्लानिंग का ये पार्ट है। आप जब फाइनल्स पढ़ोगे तो उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको तब आएगी, अगर तब तक ओल्ड टैक्स रिजीम रहा तो। उससे पहले समझने की भी जरूरत नहीं है, बहुत कुछ है करने को। तो आज हम यहीं पे खत्म करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास शुरू होगा उसमें हम वो 7.5 लाख की एक्रीशन, उसको एक्रीशन कहते हैं कि 7.5 लाख के ऊपर जो रिटर्न्स आ रही हैं उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे करनी है, वहां से शुरू करेंगे और इन पर्क्स को खत्म करेंगे। इन पर्क्स में अब कुछ ज्यादा बचा नहीं। एक ये मेडिकल फैसिलिटी, ये सिर्फ पढ़ने वाली है, और दूसरी